हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो एक MCQ सेशन रहने वाला है। जैसा कि हम प्रीवियस कुछ महीने से MCQ सेशन लेते आ रहे हैं, वैसे ही आज की क्लास रहेगी और आई होप आपको क्लासेस वगैरह है वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बेसिकली अपनी जो SGPGI का भी एग्ज़ाम आने वाला है उसको लेके, PGI चंडीगढ़ का एग्ज़ाम आ रहा है उसको कंसिडर करते हुए, साथ में RML एग्ज़ाम भी आ रहा है उसको कंसिडर करते हुए, नोट सेट 2023 को कंसिडर करते हुए, लाइक इन एग्ज़ाम्स का पैटर्न कैसा रहता है, उन पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम जो है अपना सेशन रखेंगे आज का। ठीक है, सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि हमारी एक ऑफिशियल ऐप है RNCC की, प्ले स्टोर के लिए भी और iOS के लिए भी। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम हमारी टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ओके, टिल नोट से 2023 उसकी भी अपन क्या कर रहे हैं, वहाँ पे टेस्ट सीरीज चला रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, तो आप काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे हमने उसको रखा है, जो हर एक स्टूडेंट उसको बाय कर सकता है। ठीक है, आपको काफ़ी अच्छा मैटर, अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम के टाइप्स ऑफ व्यू में काफ़ी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप उनको भी बाय करके अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी कर सकते हो। ठीक है, और रियल टाइम टेस्ट एक्सपीरियंस भी आप ले पाओगे कि भाई रियल टाइम आप लाइक 3 घंटे का टेस्ट होता है तो वो आप 3 घंटे बैठ के रियल टाइम एग्जाम का आप एक्सपीरियंस कर पाओगे, ताकि उन 3 घंटे में आपका माइंड जो है वो कैसे वर्क करना चाहिए। अभी स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रिकॉशन मस्ट ए नर्स टेक व्हेन चेकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ एन HIV पॉजिटिव क्लाइंट। ठीक है, नर्स क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर चेक कर रही है किसका, एक HIV पॉजिटिव क्लाइंट है उसका। तो यहाँ पे नर्स क्या प्रिकॉशन रखेगी, ठीक है, क्या प्रिकॉशन जो है वो नर्स यहाँ पे रखती है, यूज करेगी जब वो क्या करेगी, ब्लड प्रेशर चेक करेगी। ऑप्शन है हमारे पास में, वियर ग्लोव्स, वियर ए गाउन, यूज कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, या फिर डी वॉश हैंड्स। तो कौन सा जो आंसर रहेगा हमारा करेक्ट रहेगा, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बाकी क्वेश्चन इजी है ये। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नर्स को क्या करना है यहाँ पे, बिफोर एंड आफ्टर जो दोनों टाइम क्या करना है, उसको हैंड वॉश करना है। ठीक है, ताकि हैंड वॉश करेगी तो उसका जो है वो प्रॉपर जो डिसइंफेक्शन भी वो प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। केवल हैंड वॉश ही क्यों करना है, बाकी जो प्रोटेक्टिव आइटम्स वगैरह इनको यूज क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर चेक कर रही है। ठीक है, हमारा जो है वो ब्लड से जो है वो कांटेक्ट हमारा जो है वो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ब्लड कांटेक्ट हमारा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे, या फिर पेशेंट के जो भी बॉडी सिक्रेशंस है उनसे भी कांटेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो अपन क्या कर सकते हैं, बस अपन हैंड वॉश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, PPI है, तो इनको अपन जब भी बॉडी सिक्रेशन से कांटेक्ट होता है या फिर जब भी ब्लड कांटेक्ट होता है डायरेक्ट, तब इनको यूज में लेते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। After administering the annual Montauk tuberculin skin test to employees। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक एनुअल मॉन्टॉक्स ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है वो अपन परफॉर्म कर रहे हैं। द नर्स इंस्ट्रक्ट द स्टाफ टू रिटर्न विद इन हाउ मेनी आवर्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन टू हैव द रिजल्ट डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि मॉन्टॉक्स टेस्ट लगाया जा रहा है वो किसके, एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे मॉन्टॉक्स टेस्ट लगाया जा रहा है। तो जो नर्स है वो क्या इंस्ट्रक्ट करेगी भाई आपको कितने टाइम के अंदर वापस आना है रिजल्ट को डिटरमाइन कराने के लिए। ठीक है, लाइक कितने हार्स के बाद में आपको वापस आना है हॉस्पिटल, ताकि आपका जो वो या फिर जहाँ पे वो टेस्ट हुआ वहाँ पे आना है डिटर्मिनेशन के लिए कि आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, किस प्रकार का आपका रिजल्ट है। ऑप्शन है हमारे पास में 12 to 24 आवर्स, 24 to 48 आवर्स, 48 to 72 आवर्स, या फिर 72 to 84 आवर्स। तो जब अपन मॉन्टॉक्स टेस्ट करते हैं तो अपन क्या ध्यान में रखते हैं, कब उसका रिटर्न करते हैं अपन, कब इसको टेस्ट का जो रिजल्ट को डिटर्मिनेशन करते हैं। क्या रहेगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं मॉन्टॉक्स टेस्ट के बारे में।
मोंटोक्स टेस्ट क्या होता है? ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट टू डिटरमाइन पर्सन इज इन्फेक्टेड विथ टीबी। ठीक है, तो एक टीबी के लिए अपन टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में अपन क्या देखते हैं कि पर्सन जो है वो टीबी से इन्फेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, एक ही अपन मोंटोक्स टेस्ट अपन करते हैं। किसके लिए करते हैं? टीबी के लिए। ठीक है, तो मोंटोक्स टेस्ट के अंदर क्या होता है? मोंटोक्स टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होता है उसके अंदर क्या करते हैं अपन? पीपीडी, इसको फुल फॉर्म क्या है? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अपन पीपीडी हमारे पास में आता कैसा है? तो एक तो हमारे पास में किससे आएगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो एंटीजन से, या फिर माइकोबैक्टीरियम बोविस के एंटीजन से। ठीक है, अपन इन दोनों के एंटीजन से अपन क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया को अपन क्या करते हैं? प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव उसको जो है अपन पीपीडी बनाते हैं। फिर उसको अपन क्या करते हैं? पेशेंट में अपन इंजेक्ट करते हैं, या फिर नॉर्मल पर्सन में अपन क्या करते हैं? इसको इंजेक्ट करते हैं। तो अभी अपन मोंटोक्स टेस्ट के रिगार्डिंग अपन क्या करेंगे? सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टीबी भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ में मोंटोक्स टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। टीबी मैंने आपको प्रीवियस में पढ़ा दिया है, टीबी पढ़ा दी, उसके सारी ड्रग्स पढ़ा दी, सारे ड्रग्स कॉन्ट्राइंडिकेशन किस में होते हैं वो पढ़ा दिए, और कैसे कैसे काम करती है, क्या इनका साइड इफेक्ट होता है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं मोंटोक्स टेस्ट के बारे में। तो मोंटोक्स टेस्ट में अपन क्या डालते हैं? एडमिशन करते हैं प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसकी अपन बात कर लेते हैं डोज की। तो डोज कितनी होती है? डोज होती है 0.1 ml। रूट क्या रहता है इसका? रूट इसका रहेगा इंट्राडर्मल। जो पेशेंट का जो अपन क्या करते हैं, जो पर्सन के अंदर क्या करते हैं? इंट्राडर्मली इसको क्या करते हैं? यूज करते हैं। 0.5 ml में कितना ट्यूबरकुलिन यूनिट रहती है? तो ये होती है 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट को अपन क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाने का एंगल क्या रहता है? तो एंगल क्या रहता है? 10 to 15 डिग्री। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगा रहे तो क्या लगाएंगे और कहाँ लगाते हैं। ये भी साइड का भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि भाई मोंटोक्स टेस्ट कहाँ करते हैं। सो मोंटोक्स टेस्ट करते हैं फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। ठीक है, मोंटोक्स टेस्ट हम कहाँ करते हैं? फोर आर्म की अपन जो फ्लेक्सर एस्पेक्ट होता है, ठीक है, इंटरनल जो अपना रहता है, वहाँ पे अपन क्या करते हैं? मोंटोक्स टेस्ट को अपन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अब हमने जब मोंटोक्स टेस्ट हमने परफॉर्म कर दिया है, तो परफॉर्म करने के बाद में कितने टाइम बाद में हम जो है पर्सन को वापस बुलाते हैं? तो इसका एग्जैक्ट हम रिजल्ट अपन देख सकते हैं 48 टू 78 हार्स तक। ठीक है, इसका इफेक्टिव या फिर इसका बेस्ट अपन डिटर्मिनेशन कब करते हैं? 48 टू 72 हार्स के अंदर। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोंटोक्स टेस्ट लगाने के बाद में, मोंटोक्स टेस्ट परफॉर्म करने के बाद में हम एम्प्लॉय को या फिर जो पर्सन को मोंटोक्स टेस्ट लग रहा है उसको अपन बताएंगे कि आपको 48 आवर के बाद में या फिर 72 आवर से पहले आपको वापस आना है, ताकि हम उस टेस्ट का इवैल्यूएशन कर सके। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। अब आफ्टर अगर पेशेंट जो है वो 72 आवर आफ्टर आ रहा है, तो ये क्या आ सकता है? रिजल्ट हमारे पास में फॉल्स आ सकता है। ठीक है, फॉल्स रिजल्ट हमारे पास में देखने को मिल सकता है। तो अगर आफ्टर 72 आवर आया है पेशेंट, तो यहाँ पे क्या करना है? मोंटोक्स टेस्ट को क्या कर देना है? रीशेड्यूल्ड कर देना है कि भाई आपको वापस कुछ दिन आपको बाद में क्या करेंगे? मोंटोक्स टेस्ट वापस परफॉर्म करेंगे, क्योंकि आप जो इफेक्टिव टाइम पीरियड के अंदर आप जो है वो नहीं आए हैं। अब इसके बाद में अपन क्या देखते हैं? सबक्यूटेनियस में अपन ने क्यों नहीं लगाया मोंटोक्स टेस्ट? इसका भी अब क्वेश्चन तो नहीं है, फॉर नॉलेज अपन देख सकते हैं सबक्यूटेनियस में क्यों नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ पे क्या परफॉर्म कर देता है ये हमें। सबक्यूटेनियस में अगर हम लगाते हैं तो ये क्या कर देता है? फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवा देता है। कहाँ पे लगाने से? सबक्यूटेनियस लगाने से। इसलिए हम क्या करते हैं? सबक्यूटेनियस में हम कभी भी मोंटोक्स टेस्ट को अपन परफॉर्म नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमेशा कैसे होता है? इंट्राडर्मली हम क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद में इस जगह पे हमने क्या किया? मोंटोक्स टेस्ट लगाया है। तो आप सभी को पता है जब भी अपन कोई सेंसिटिविटी AST करते हैं या सेंसिटिविटी चेक करते हैं, तो क्या होता है? एक तो यहाँ पे बल्ब बन जाता है, दूसरा बल्ब के पास में चारों तरफ अपने क्या होता है? एरिथीमा देखते हैं। ठीक है, तो ये एरिथीमा को अपन, ये तो हो गई अपनी क्या? एरिथीमा, एंड ये हो गया हमारा इंड्यूरेशन।
तो जब भी अपन मोनटॉक्स टेस्ट के अंदर अपन जो वगैरह जो अपन मेजर करते हैं, तो ये मेजर हमेशा करना है कहाँ से, इन ड्यूरेशन को हम क्या करते हैं, हमेशा मेजर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन क्या एरिथेमा को हम कभी भी मेजर नहीं करेंगे, मेजर करते हैं इन ड्यूरेशन को। ठीक है, आपको सबको बता तो दिया जाता है कि मोनटॉक्स टेस्ट होता है, ऐसे ऐसे होता है, बट उसको अगर आपको हॉस्पिटल सेटिंग में आपको बोल दिया कि इसको मेजर करो, तो हमें कभी भी एरिथेमा को साथ में मेजर नहीं करना है। जो इसके अंदर जो बल्ब हमें देखने को मिल रहा है उसी को हमें मेजर करना है। ठीक है, जो ये व्हील यहाँ पे बना है, तो इस व्हील को ही हमें मेजर करना है। ठीक है, 5 mm का है, 10 mm का है, 15 mm का है। ठीक है, तो इस व्हील को ही हमें क्या करना है, मेजर करना है। तो अब अपन बात कर लेंगे भाई कितना mm का अगर रहता है तो वो किसके अंदर पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर ये जो है वो व्हील है वो 5 mm या फिर 5 mm तक होता है। ठीक है, 5 mm या फिर मोर देन 5 mm इसका अगर व्हील बनता है मोनटॉक्स टेस्ट का, तो ये क्या हमें सजेस्ट करता है, तो एक तो ये हो सकता है कि जो पेशेंट है उसको HIV हो, साथ साथ में उसको क्या हो, HIV वाले पेशेंट कैसे होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, HIV वाले पेशेंट क्या होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या हो सकता है, उस पेशेंट को यहाँ पे रिसेंट कॉन्टैक्ट में आया हो, रिसेंट कॉन्टैक्ट में आया हो किसके, TB वाले पेशेंट के रिसेंट कॉन्टैक्ट में आया वो पेशेंट। साथ साथ में ये 5 mm वाले किस में देखने को मिलता है पेशेंट में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, या फिर जिन पेशेंट में हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उन पेशेंट को भी क्या होता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट को अपन क्या देते हैं, प्रीडिनिसोलोन अपन देते हैं, ताकि वो क्या होता है, रिजेक्ट ना हो जाए ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो उसको रिजेक्ट होने से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, तो इसको प्रीडिनिसोलोन देते हैं। तो अगर मोर देन अगर अपन 1 मंथ तक मोर देन अपन 15 mg उसको प्रीडिनिसोलोन दे रहे हैं, तो मतलब वो क्या हो गया, पर्सन क्या हो गया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया। ठीक है, लाइक एंटीजन, वो जो अपनी बॉडी की जो रिएक्शन से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, प्रीडिनिसोलोन देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं। तो अगर ऐसे कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि अपने को मोनटॉक्स टेस्ट में अपन जो इसको अपन 5 mm वाले को हमें पॉजिटिव मान के चलना है। तो मतलब 5 mm पॉजिटिव किसके अंदर आता है, HIV वाले पेशेंट के अंदर आता है, रिसेंट कॉन्टैक्ट विद TB पर्सन, रिलैक्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट के अंदर मोनटॉक्स टेस्ट है वो 5 mm या मोर देन 5 mm बन रहा है तो वो पॉजिटिव है। इसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भाई 10 mm या फिर मोर देन 10 mm अगर आ जाए तो वो किस कंडीशन में, किस क्राइटेरिया के अंदर वो होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके अंदर हमें सबसे पहले तो क्या लेना है कि जो पर्सन है वो क्या है, रिसेंट इमिग्रेट किया है हाई प्रिविलेंस वाले स्टेट से या फिर कंट्री से। ठीक है, हाई प्रिविलेंस जहाँ पे TB की जो है वहाँ पे TB का बैक्टीरिया ज़्यादा मिलता है, TB के पेशेंट वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है, तो वहाँ से अगर पेशेंट आ रहा है तो उसमें मोनटॉक्स टेस्ट अगर 10 mm या फिर 10 mm से बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है तो वो पॉजिटिव में अपने को उसको मानना है। इसके बाद में जो IV ड्रग एब्यूज़र है उनके अंदर भी अगर हमें 10 mm का मान लेना है। और इसके बाद में जो हाई रिस्क कैटेगरी के जो पर्सन है, लाइक जो ओल्ड एज है, ठीक है, हाई रिस्क, ठीक है, ओल्ड एज वाले पेशेंट है कोई और उनको प्रॉब्लम्स है तो उनको अपन हाई रिस्क में मानना, डायबिटीज़ है। ठीक है, इसके बाद में 10 mm का हमें किस में मान के चलना होता है, 10 mm का हमें मानना होता है चिल्ड्रन लेस देन 4 ईयर। ठीक है, लेस देन 4 ईयर के बच्चों में अगर 10 mm का जो व्हील बन रहा है तो उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव मानना है। साथ साथ में इन्फेंट्स के अंदर भी अगर ये बनता है तो इसको हमें पॉजिटिव मान के चलना है। अब अगर हमें नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि मोर देन 15 mm है तो ये किसके अंदर आता है, मोर देन 15 mm का व्हील बनाए या फिर 15 mm का व्हील बनाए, तो ये होता है पर्सन विथ नो रिस्क फैक्टर फॉर TB। ठीक है, अगर 15 mm का बन रहा है तो यहाँ पे पर्सन है उसको कोई रिस्क नहीं है TB से। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मोनटॉक्स टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चंस हमने क्या कर लिए, सोल्व कर लिए हैं। इसके अलावा आपसे कोई वो क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं पूछता है। ठीक है, मोस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके पर्सन वो रॉन्ग करवाने में उसके वो रहता है। ठीक है, बाकी आपका मैटर यही है, इससे अब आप और कैसे क्वेश्चन बना सकते। अभी अपन मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए क्लाइंट इज डायग्नोस्ड विथ मीनियर्स डिजीज, विच नर्सिंग डायग्नोसिस वुड टेक प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट। एक क्लाइंट है जिसको क्या कंडीशन हो रही है, मीनियर्स डिजीज, उसको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या प्रायोरिटी रहेगी नर्सिंग जो डायग्नोसिस की, रिस्क फॉर इंजरी रहती है उस पेशेंट में, डिस्टर्ब बॉडी इमेज रहेगी, लो सेल्फ स्टीम रहेगी, या फिर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रहती है ऐसे कंडीशंस में। मतलब मीनियर्स डिजीज में क्या आपने डायग्नोसिस में क्या प्रायोरिटी रखनी है कि भाई पेशेंट को क्या रिस्क रह सकती है।
तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रिस्क फॉर इंजरी। ठीक है, जो मेनियस डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनमें इंजरी की रिस्क हो सकती है। क्यों हो सकती है ये भी अपन पढ़ लेते हैं। तो मेनियस डिजीज़ किसकी डिजीज़ है? ये एक इनर ईयर डिसऑर्डर है। इसके बाद में इसके अंदर ये किस किस से फैल सकता है? ठीक है, ये अपना जो वायरल इन्फेक्शन भी मेनियस डिजीज़ करवा सकता है। इसके बाद में जो अपने एंडोलिम्फ होते हैं ईयर के अंदर, एंडोलिम्फेटिक डक्ट के अंदर अगर क्या आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है ईयर के अंदर। ठीक है, तो इससे भी हम मेनियस डिजीज़ कह सकते हैं। ये भी आगे मेनियस डिजीज़ को क्या करती है, क्लोज करती है। अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड प्रेशर जो है वो ईयर के अंदर क्या है, इंक्रीज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आगे क्या हो सकता है पेशेंट में, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा और कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं हमें मेनियस डिजीज़ के अंदर? तो यहाँ पे सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वर्टिगो। पेशेंट को जो वो वर्टिगो देखने को मिलता है एंड मोर देन 20 to 30 मिनट्स तक जो है वो पेशेंट क्या रह सकता है, उसको वर्टिगो रह सकता है पेशेंट को। ठीक है, इसके बाद में वर्टिगो के बाद में क्या रह सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टिनिटस जो है वो रिंगिंग सेंसेशन, यहाँ पे पेशेंट के जो ईयर्स के अंदर क्या आ जाएगा, रिंगिंग सेंसेशन फील होता है। ठीक है, इसके बाद में उसका क्या है, ईयर फुलनेस, जो ईयर है उसको पेशेंट को लगेगा कि मेरे कान जो है वो भरा भरा लग रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या रह सकता है, हेडेक हो सकता है पेशेंट को। जो बाकी कॉमन जो साइन सिम्टम है वो तो आते ही हैं, नोजिया, वोमिटिंग, ये सभी चीज़ देखने को मिलता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिलता है, ड्रॉप अटैक। ठीक है, अगर पेशेंट को यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्टिगो आ रहा है, तो पेशेंट क्या हो जाएगा, सडन, यहाँ पे पेशेंट क्या देखने को मिलेगा, सडन फॉल विदाउट अनकॉन्शियस। ठीक है, पेशेंट जो है वो कॉन्शियस रहेगा बट वो सडनली क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा वर्टिगो की वजह से। ठीक है, तो ये कुछ साइन सिम्टम हमें क्या करने को मिलता है, देखने को मिलता है। अब अगर इसका बात कर ले अपन डायग्नोसिस के अंदर कि भाई डायग्नोसिस कैसे करना है मेनियस डिजीज का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है वर्टिगो। ठीक है, अपन वर्टिगो के अंदर देख सकते हैं कि भाई पेशेंट को अपन क्या हो रहा है यहाँ पे 24 हावर्स के अंदर पेशेंट को क्या हो रहा है, 2 या 3 एपिसोड आ रहा है वर्टिगो को, वो भी कितना, मोर देन 20 मिनट्स का। ठीक है, अगर ये क्राइटेरिया अगर मैच हो रहा है तो ये हो सकता है कि भाई उस पेशेंट को मेनियस डिजीज हो। साथ साथ में क्या अपन क्या कर सकते हैं, ऑडियोमेट्री। ठीक है, ऑडियोमेट्री अपन कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपन क्या पता लगा सकते हैं, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस का अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अपन बात कर लें अपन ट्रीटमेंट की कि भाई ट्रीटमेंट के अपन अंदर क्या करेंगे। तो ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या करेंगे, सोडियम रेस्ट्रिक्ट क्या करेंगे अपन, डाइट देंगे, क्योंकि सोडियम क्या करता है, वाटर को स्टोर करने में काम करता है। ठीक है, तो सोडियम रेस्ट्रिक्ट डाइट देंगे तो वाटर का एक्यूमुलेशन होने में भी कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, डायूरेटिक्स भी अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। और अगर बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हुआ था तो अकॉर्डिंग टू देयर ट्रीटमेंट अपन एंटीबायोटिक, एंटीवायरल थेरेपी भी अपन चला सकते हैं। ठीक है, बट हमारा हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, रिस्क फॉर इंजरी, क्योंकि क्या हो रहा है पेशेंट को यहाँ पे वर्टिगो होता रहता है पेशेंट को। ठीक है, वो भी 20 से 30 मिनट तक। तो वर्टिगो को ट्रीट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एक तो उसको पेशेंट क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन दिला देंगे। उसको बोलेंगे कि भाई एक स्टिल ऑब्जेक्ट को आप क्या करो, सुपाइन पोजीशन में रहते हुए एक स्टिल ऑब्जेक्ट को आप देखो, ताकि उससे क्या है कि आपका जो वर्टिगो है वो कम होने की आगे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, रिस्क फॉर इंजरी। नेक्स्ट, व्हील ड्राइविंग द क्लाइंट फॉरगेट हाउ टू गेट होम, विच लोब कुड बी डिसफंक्शन। तो जब एक पर्सन है वो ड्राइव कर रहा है तो उसको वहाँ पे क्या हो रहा है कि घर कैसे जाऊँ, वो रास्ता भूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो लोब है वो उसका डिसफंक्शन हुआ है। ऑप्शन है हमारे पास में टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब या फिर फ्रंटल लोब। तो कौन सा इसके अंदर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा कि जब हमारी जो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो ऐसे जो चीज़ें अपन नहीं कर पाते हैं तो कौन सा लोब हमारे पास में डिसफंक्शन होता है। क्या होगा अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रंटल लोब। ठीक है, क्योंकि फ्रंटल लोब क्या होता है, अपनी जो बॉडी की जो फ्रंटल लोब रेगुलेट करता है अपनी जो बॉडी की जो भी इंटेलेक्चुअल फंक्शंस है उनको कौन परफॉर्म करता है, फ्रंटल लोब करता है। साथ साथ में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम
सॉल्विंग एबिलिटी भी किसके पास में होती है, अभी फ्रंटल लोब के पास में होती है। तो जब अगर हमारा फ्रंटल लोब ही अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा तो हम कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है अप्रोच हमारी अच्छी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे जब वो फॉरगेट हो गया है घर जाने के लिए, तो मतलब अभी वो नए क्या किस रास्ते से जाए, लाइक उसको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम उसको फील हो रही है। तो अगर इसको वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो कौन सा लोब डिसफंक्शन हो सकता है, उसका फ्रंटल लोब। अभी हम बात कर लेते हैं टेम्पोरल लोब की। तो टेम्पोरल लोब में क्या होता है, हमारी मेमोरी एंड स्पीच, ठीक है, टेम्पोरल लोब से अफेक्ट होती है। अगर ये लोब काम नहीं करते हैं तो पैराइटल के अंदर हमारे क्या होता है, सेंसरी एंड रीडिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी पैराइटल लोब से अफेक्ट होती है। इसके बाद में ऑक्सीपिटल के अंदर क्या होता है, विजन, ठीक है, विजन सेंटर कहाँ प्रेजेंट रहता है, ऑक्सीपिटल में। तो अगर ऑक्सीपिटल में इंजरी वगैरह वो डिसफंक्शन करेगा तो हमारा विजन वगैरह में एल्ट्रेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, फ्रंटल लोब। क्योंकि फ्रंटल लोब के अंदर क्या होता है, एक तो इंटेलेक्चुअल फंक्शन करता है फ्रंटल लोब, साथ साथ में मतलब आइडियाज़ वगैरह बनाता है फ्रंटल लोब, साथ साथ में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी रहती है फ्रंटल लोब की। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। At the scene of an accident, which intervention applies to a client with suspected neck injury? आप एक एक्सीडेंट सीन पे आप खड़े हो और आप देख रहे हो कि एक क्लाइंट है, उसको क्या हो रही है, यहाँ पे नेक इंजरी उसको हो गई है, उसका विजिबल हो गई है, लाइक वो नेक में कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो नेक उसकी थोड़ा हमें डेविएशन देखने को मिल रहा है उसके नेक की जो स्ट्रक्चर के अंदर। सो विच इंटरवेंशन अप्लाइज, तो आप इस कंडीशन में कौन सा इंटरवेंशन है वो अप्लाई करोगे। एडमिनिस्टर CPR, कीप द पर्सन वार्म, डू नॉट मूव द क्लाइंट, ऑप्शन नंबर डी क्या है, आस्क द क्लाइंट टू स्टेट हर नेम एंड बर्थडे। तो क्या रहेगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो जब कभी भी नेक इंजरी होती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, नेक इंजरी से आगे फर्दर जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है वो आगे बचाने के लिए, ठीक है। अगर नेक इंजरी हुई है और वहाँ पे अगर C2 C3 अगर सर्वाइकल में फ्रैक्चर हो गया है, वहाँ पे नर्व कंप्रेस हो गई, तो पेशेंट को क्या हो सकता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में वहाँ पे पेशेंट क्या हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है, ब्रीथिंग उसके प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, तो वो पेशेंट क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आगे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, डू नॉट मूव द क्लाइंट, हम ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, क्लाइंट को हम क्या करेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्योंकि मूव क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नेक इंजरी बता दी गई है ऑप्शन क्वेश्चन के अंदर ही। तो आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अपन क्लाइंट को मूव नहीं करेंगे, ठीक है। पेशेंट को वार्म रखना जरूरी है, CPR भी जरूरी है, बट CPR के टाइम अगर आप ब्रीथिंग जो एयरवे को ओपन करते टाइम अगर नेक को और आपने ट्विस्ट कर दिया तो वो प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को। आप एयरवे फिर खोल के भी क्या कर लोगे, अगर उसका ब्रीथिंग जो है ब्रीथिंग फिनोमिना है या फिर ब्रीथिंग पैटर्न है वही उसका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि C2 C3 में अगर फ्रैक्चर है वहाँ पे तो अल्टर हो जाएगा ब्रीथिंग पैटर्न, ठीक है। उसका नाम बर्थडे पूछ के क्या कर लोगे फिर, अगर आप उसकी नेक को और आगे आप कर लोगे तो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी, डू नॉट मूव द क्लाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ट्रीटमेंट शुड बी इंक्लूड इन द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। विच ट्रीटमेंट शुड बी इंक्लूड, कौन सा ट्रीटमेंट हमें इंक्लूड करना है, इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस। एक्यूट अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है तो उसमें क्या करना है हमें, इमीडिएट मैनेजमेंट कौन सा करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास में, प्रिवेंट फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक थेरेपी, रिड्यूस एंजाइटी, या डी है अपने पास में, रिलीव पेन। ओके, क्या रहेगा अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, कि हमें क्या करना है, जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हुआ है वो वॉल्यूम हमें वापस प्रिवेंट करना है डिफिशिएट से, एडमिनिस्टर करनी है एंटीबायोटिक थेरेपी को, या फिर एंजाइटी को रिड्यूस करनी है, या फिर रिलीव पेन, जो पेशेंट को पेन को रिलीव करना है। कौन सा हमारा इमीडिएट एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मैनेजमेंट रहता है। इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर जो रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक्यूट मैनेजमेंट करना है हमें, इमीडिएट मैनेजमेंट करना है हमें एक्यूट अपेंडिसाइटिस में। तो मतलब क्या हो रहा है, वहाँ पे अपेंडिक्स है वो क्या कर रही है, पेन कर रही है। तो उस पेन को रिलीव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अपन उसको एनाल्जेसिक वगैरह अपन उसको जो मेडिसिन है वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी अपन पढ़ लेते हैं थोड़े अपेंडिसाइटिस के बारे में। तो अपेंडिसाइटिस को अपन क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स के अंदर क्या हो जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो जाना, इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो सकता है,
या कोई भी अपना जो फीकल मैटर है वो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, या फिर बैक्टीरियल कोई भी जो प्रॉब्लम है उससे भी हमारे पास में इन्फ्लामेशन हो सकता है, या फिर नॉर्मल फ्लोरा है वो भी अपने जो आपने उसका भी यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके उसको क्या भी वो भी वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, वो भी वहाँ पे इन्फेक्शन फैला सकते हैं अपने स्टमक के अंदर। जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो अपनी जगह छोड़ के आगे जीआईटी में आगे ट्रेवल करके भी वहाँ पे भी ऐसी अपेंडिसाइटिस की कंडीशन कोज कर सकते हैं। अब क्या पूछते हैं, अपेंडिक्स की लोकेशन कई बार हमसे पूछते हैं। तो अपेंडिक्स कहाँ प्रेजेंट रहता है, इलियो सेकल वॉल में, ठीक है। इलियोसेकल वॉल से क्या रहता है, अपेंडिक्स हमारा अटैच रहता है, ठीक है, नियर अपन बोल सकते हैं सेकम से। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम से कि अपेंडिसाइटिस के अंदर कौन कौन से हमें साइन सिम्टम देखने को मिलता है। तो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, ठीक है। अपेंडिसाइटिस में हमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने मिलता है, कौन सा रीजन रहता है, तो ये रहता है एमसी बर्नीज पॉइंट, ठीक है। ये अपना जो नेवल है, नेवल से अपने 1/3 राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा, ये एमसी बर्निंग पॉइंट होता है यहाँ पे। तो इस पॉइंट में क्या रहता है, हमारा एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला साइन हो गया एब्डोमिनल पेन। इसके बाद में दूसरा साइन क्या होगा, सारे साइन इसके अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा साइन है हमारे पास में रोजिंग स्वाइन, ठीक है। तो जब अपन क्या करते हैं, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को अपन क्या करते हैं, जब कभी अपन पाल्पेट करते हैं तो पेन कहाँ होता है, पेन होता है राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो जब कभी भी लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को अपन पाल्पेट करेंगे तो पेन ट्रांसमिट होता है अपने पास में राइट लोअर क्वाड्रेंट पे, ठीक है। तो इसको अपन से इस साइन को अपन क्या बोलते हैं, रोजिंग साइन। इसके बाद में कौन सा साइन होता है, पॉजेज साइन, ठीक है। ये सारे साइन अपेंडिसाइटिस के सारे साइन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले तो पेशेंट को है वो क्या करेंगे, लेफ्ट लेटरल उसको क्या करेंगे, पोजीशन देंगे, ठीक है। अब लेफ्ट लेटरल पोजीशन देने के बाद में अपन क्या करेंगे, पेशेंट की जो राइट लेग है उसको अपन क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन करने पे क्या होगा कि जो पेशेंट को क्या होगा, पेन फील होगा, ठीक है, ठीक है। जो अपने राइट लेग में जो हिप वाला पार्ट है, हिप वाले पार्ट का जो क्या करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, ठीक है। लाइक जैसे पेशेंट ऐसे सो रहा है तो जो यहाँ से उसका राइट हिप है तो हिप के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाएंगे उसको, ठीक है। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवाएंगे ना, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट क्या हो जाएगा, पेन फील होगा यहाँ पे। तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं पॉजेज साइन। इसके बाद में हमें एक साइन और देखने को मिलता है, उस साइन को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्टूरेटर साइन, ठीक है। ऑब्टूरेटर साइन के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अभी अपन क्या करते हैं, लेग को क्या करेंगे, हम पेशेंट क्या करेंगे, सुपाइन रखेंगे सबसे पहले। अब इसके बाद में राइट लेग को अपन क्या करेंगे, इंटरनल, राइट लेग को हम क्या करेंगे, इंटरनल अपन क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, ठीक है। तो पेशेंट ये पे सुपाइन है, ठीक है। सुपाइन हो गया, अपन राइट लेग को क्या करेंगे, इंटरनली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस रीजन के अंदर उस पेशेंट में क्या हो रहा है, पेन होता है, ठीक है। तो इस साइन को अपन क्या बोलते हैं, ऑब्टूरेटर साइन। और एक और हमें यहाँ पे मोस्ट कॉमन साइन देखने को मिलता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिबाउंड टेंडरनेस। तो रिबाउंड टेंडरनेस कब देखने को मिलती है, जब एब्डोमिनल जो वो अपेंडिसाइटिस होती है वो क्या हो जाती है, रेप्चर हो जाती है। रेप्चर होकर वो क्या कोज कर देती है, पेरिटोनाइटिस, ठीक है। तो इसको अपन ये वाली कंडीशन किस में आती है, पेरिटोनाइटिस के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, एब्डोमेन का रिबाउंड टेंडरनेस हमें देखने को मिलता है। एंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन भी क्या है, अपेंडिसाइटिस का पेरिटोनाइटिस, क्योंकि वो अगर हमने प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं की है तो वो आगे जाके क्या हो सकती है, रेप्चर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर हो गया, रिलीव पेन। एंड अपेंडिसाइटिस का अपन जब ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो क्या रहता है उसका, अपेंडेक्टोमी, ठीक है, अपेंडेक्टोमी अपन कर देते हैं। सो ये रहा अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर और कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आगे एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इन साइन के बारे में स्पेशली आप ध्यान रख लेना, नोट डाउन कर लेना, आप एग्जाम के अंदर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस शुड इंक्लूड विच ट्रीटमेंट, ठीक है। पेशेंट को क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस हो रहा है, तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, क्या मेडिकल अपन मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ए क्लाइंट विद एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस शुड इंक्लूड विच ट्रीटमेंट। ऑप्शन है हमारे पास में
इंक्रीज फाइबर इन डाइट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, पेन मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड डाइट फॉर 1 to 2 days। क्या मेडिकल मैनेजमेंट रहता है हमारा एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस का? तो अपन अभी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं डायवर्टिकुलाइटिस के बारे में। तो डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है किसके अंदर? डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर। ठीक है, अब एक अपने को वर्ड मिला है हमें यहाँ पे डायवर्टिकुला। तो डायवर्टिकुला क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, हमें यहाँ पे कुछ फॉल्ट्स देखने को मिलती हैं। कहाँ पर? उसकी इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी आउट पाउच के अंदर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑन आउटर साइड, ठीक है, वहाँ पे हमें पाउच जैसी हमें स्ट्रक्चर मिलती है। ठीक है, पाउच जैसी स्ट्रक्चर मिलती है हमें लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर, जो उसकी वॉल रहती है वहाँ पे, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? डायवर्टिकुला। और अगर इन डायवर्टिकुला में इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का होना क्या कहलाता है? डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, तो ये एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ डायवर्टिकुला। ठीक है, अब इसके वजह से क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, इसकी वजह से क्या हो रहा है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है? प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या क्या हमें साइन देखने को मिलता है? तो सबसे पहले हमें साइन देखने को मिलता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो अफेक्ट होता है वो कौन सा पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, आगे भी आ सकता है कि एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर या फिर डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर मोस्ट कॉमन अफेक्टेड पार्ट कौन सा होता है? सिग्मोइड कोलन। सिग्मोइड कोलोन क्यों रहता है इसके अंदर? क्योंकि इसका क्या रहता है? डायमीटर जो है वो कम रहता है। ठीक है, अगर डायमीटर कम होगा और अगर इन्फ्लेमेशन हो गया है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन होने की वजह से लाइक सपोज ये अपनी इंटेस्टाइन है और यहाँ पे क्या हो रहा है? पाउच बन गया। ठीक है, तो ये पाउच भी क्या करेंगे? डायमीटर को कम करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी डायमीटर कम है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या प्रेशर ज़्यादा अराइज होगा और यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा पेशेंट को। इसके बाद में हम क्या करेंगे? एब्डोमिनल मास जैसी स्ट्रक्चर को भी अपन क्या कर सकते हैं? पालपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्या साइन सिम्टम रहेगा? पेशेंट को जो है वो एक्सट्रीम डायरिया की कंडीशन भी हो सकती है एंड कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन भी हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन कैसे? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है हमारे पेन से। ठीक है, इसके बाद में क्या रहेगा? वही नॉर्मल जो सब में होता है, वॉमिटिंग भी हमें देखने को मिल सकती है, साथ में हमारे पास में नोजिया भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो रहा है हमारे पास में सिग्मोइड कोलोन में, तो ये क्या बढ़ा देगा? यूरिन की हमारे पास में क्या कर देगा? ये फ्रीक्वेंसी एंड जो यूरिन की जो अर्जेंसी भी वो क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। ठीक है, पेशेंट की जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी एंड अर्जेंसी भी वो क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस कंडीशन में एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस को अपन क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक से, क्योंकि यहाँ पे एंटीबायोटिक मैनेजमेंट होना इस कंडीशन में जरूरी है। ओके, सो हमारे इस क्वेश्चन का इसका क्या पूछा है? मेडिकल मैनेजमेंट पूछा है। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे? इन्फ्लाम्ड जो हमारा वो रहता है डायवर्टिकुलाइटिस, उसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट करना जरूरी रहता है। ठीक है, अपेंडिसाइटिस के अंदर हम क्या करते हैं? पेन को रिलीफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पे अपन सबसे पहले वो उसको आगे फर्दर उसको रेप्चर होने से अपन उसको प्रिवेंट करते हैं, जबकि यहाँ पे डायवर्टिकुला इतना इजीली, जितना अपेंडिक्स के अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा तो थोड़ा वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ रहती है इन कंपेरिजन टू डायवर्टिकुलाइटिस। ठीक है, तो डायवर्टिकुलाइटिस के अंदर हमें क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेशन करना है एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, यहाँ पे रेप्चर होने के चांसेस थोड़ा एंटीबायोटिक्स के रूप में कम होते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देनी है? एंटीबायोटिक को। ठीक है, इसके बाद में अपन क्या कर सकते हैं? पेशेंट को जो हाई फाइबर डाइट भी दे सकते हैं, पेन मेडिकेशन भी दे सकते हैं एंड लिक्विड डाइट भी हम उसको प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो। ओके, सो हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक, क्योंकि इन्फ्लामेशन ऑफ द डायवर्टिकुला के अंदर अपन एंटीबायोटिक का अपन काम में लेते हैं।
और एक्यूट अपेंडिसाइटिस काफ़ी सीवियर कंडीशन होते हैं, वो कुछ ही वक्त के अंदर ब्रस्ट अप भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पे उसको पेन रिलीव करना बहुत जरूरी होता है पेशेंट को, ठीक है। और अगर अपेंडिक्स जो है वो ब्रस्ट हो गई है तो पेशेंट का जो है वो पेन भी है, उसका लेवल भी कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो प्रेशर से वो पेन नहीं करेगा, वो फट चुकी है ऑलरेडी, तो पेशेंट को कुछ टाइम तक पेन भी कम होता है एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाली कंडीशन के, अगर वो ब्रस्ट हो गई है तो फट गई है तो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं हम। An enema is prescribed for a client with suspected appendicitis. The nurse should take which action? एक एनिमा प्रिस्क्राइब किया गया है, एक पेशेंट है, उसको क्या हो रहा है, सस्पेक्टेड है, वो अपेंडिसाइटिस उसको हुआ है। द नर्स शुड टेक विच एक्शन, तो एनिमा के लिए नर्स क्या कौन सा एक्शन लेगी? ऑप्शन है हमारे पास में, टेल द क्लाइंट टू लाई ऑन हिज लेफ्ट साइड, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द क्लाइंट, कंपाइल नेसेसरी इक्विपमेंट्स, या फिर ऑप्शन डी, क्वेश्चन द फिजिशियन अबाउट द ऑर्डर। क्या रहेगा हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? क्या रहेगा अपने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? सो जब कभी भी अपेंडिसाइटिस होता है तो इस कंडीशन में क्या रहता है, एनिमा जो रहता है वो हमारे क्या रहता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट, ठीक है। तो एनिमा अगर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड तो नर्स को क्या करना है, नर्स को फर्दर क्वेश्चन करना है फिजिशियन के कि भाई आपने क्या ऑर्डर किया है, एक बार आप वापस देखिए, क्योंकि एनिमा तो जो है वो अपन कॉन्ट्रा इंडिकेट रहते तो हो सकता है उनसे गलती हो जाए, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन करना है यहाँ पे फिजिशियन से जो प्रिस्क्राइब कर रहा है एनिमा को, ठीक है। तो एनिमा को अगर अपन दे देंगे तो एनिमा क्या करता है, बोवेल को क्या करेगा, इरिटेट करेगा, और वहाँ के जो उसके जो पेरिस्टालसिस को जो बढ़ा देगा, ठीक है, पेरिस्टालसिस को बढ़ा देगा, तो वो आगे जाके हो सकता है कि भाई वो जो अपना अपेंडिक्स है वो क्या हो जाए, रेप्चर हो जाए, ठीक है, पेरिटोनाइटिस कॉज करते हैं आगे जाके, ठीक है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन द फिजिशियन अबाउट द ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्लाइंट्स फर्स्ट डे आफ्टर हर लास्ट पीरियड वॉज जनवरी 24, ठीक है, एक क्लाइंट है, उसका जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड टाइम जो था वो क्या था, जनवरी 24 था। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स टेल द क्लाइंट हर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी? आपको क्या करना है, क्लाइंट की ईडीडी निकालनी है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालनी है, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ये अपन फॉर्मूला यूज करते हैं नेगल्स रूल्स का, ठीक है, फॉर्मूला आता है नेगल्स रूल। तो हमारे अकॉर्डिंग जो नेगल्स रूल के अकॉर्डिंग इसकी क्या रहेगी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 15 या फिर दिसंबर 1। कौन सा आंसर है हमारा जो होगा करेक्ट इस क्वेश्चन के अंदर? सो नेगल्स रूल क्या होता है हमारा, नेगल्स रूल होता है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। तो फर्स्ट पीरियड क्या है हमारे पास में, 24 जैन फर्स्ट पीरियड है, इसके अंदर अपन क्या करेंगे, 9 मंथ को अपन इसके क्या अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे अपन इसको 7th डे। तो जैन से लेके 9 मंथ हमारा कितना हो गया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है। तो हमारा मंथ तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, अक्टूबर, 9 मंथ, ठीक है। मंथ कौन सा आ गया हमारा, अक्टूबर आ गया। जनवरी के अंदर हम क्या करेंगे, 7 डे ऐड कर देंगे, तो जनवरी में, जनवरी होता है अपना 31, तो हमारा क्या हो जाएगा 31 अक्टूबर का, ठीक है। तो हमारा जो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 31 अक्टूबर इज हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये नेगल्स रूल तभी फॉलो होता है जब 28 डेज से क्या हो हमारी साइकिल आती है, ठीक है, 28 डेज से साइकिल आती है, तो हमारे इफेक्टिव एकदम एक्यूरेट हमारी जो ईडीडी निकलती है, ठीक है। 28 साइकिल पे क्या है कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो 28 साइकिल किसकी नहीं है तो उसकी भी, उसके लिए भी अपन नेगल्स रूल निकाल सकते हैं, बट उसके लिए अपन क्या करते हैं, 9 मंथ प्लस माइनस अपन क्या करते हैं 7 डेज अपन उसके अंदर रखते हैं, ठीक है। ये जो अपना 9 मंथ तो अपन ऐड करते ही करते हैं, प्लस माइनस अपन क्या करते हैं 7 डेज अपन क्या करते हैं ऐड करते हैं, ठीक है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, अक्टूबर 31। तो ये हमारा नेगल्स रूल है। तो इसके अंदर 24 जैन था, 24 जैन के अंदर अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे 7 डेज, 7 डेज प्लस करने के बाद में अपन क्या कर देंगे 9 मंथ उसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जैन के बाद में फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो हमारा 9th मंथ कौन सा आएगा, अक्टूबर, अक्टूबर की 31st। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का,
द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ डीप वेन थ्रोम्बोसिस विच शुड बी इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर। ठीक है, एक नर्स जो क्या कर रही है वो एक डीवीटी के पेशेंट को केयर कर रही है, तो कौन सा हमारा केयर जो प्लान रहेगा, ठीक है, ऐसे पेशेंट में अपन क्या केयर प्लान अपन डिसाइड करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास में बेड रेस्ट विद द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड, बेड रेस्ट विद द लेग इन द बेड रेस्ट विद द बेड इन द रिवर्स स्टैंडर्ड नंबर, वॉकिंग स्लोली इन द हॉल विथ असिस्टेंस टू प्रिवेंट न्यूमोनिया, सिटिंग अप इन द चेयर फॉर ऑल मील्स ड्यूरिंग विजिटेशन टाइम। तो हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि पेशेंट को क्या है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, मतलब वेन के अंदर उसको क्या हुआ है, थ्रोम्बस हो गया है। ठीक है, थ्रोम्बस हो गया है। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में हमारा बेस्ट जो आंसर रहेगा, बेस्ट हमारे केयर इंक्लूड करेंगे वो करेंगे बेड रेस्ट करवाएंगे पेशेंट को विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड रखेंगे। ठीक है, ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का मूवमेंट ना हो। ठीक है, और जो पैर के अंदर उसके प्रेशर भी इंक्रीज नहीं हो। प्रेशर इंक्रीज होने से क्या हो सकता है, जो क्लॉट है वो वहाँ से डिसलॉज हो सकता है, डिसलॉज होकर वो हमें जो लंग्स के अंदर भी आके इफेक्ट कर सकता है एम्बोलाई के रूप में, और ब्रेन के अंदर भी वो आगे स्ट्रोक कॉज कर सकता है। ठीक है, तो कभी भी हम रिवर्स स्टैंडर्ड नंबर के अंदर अपन नहीं रखते हैं। ठीक है, एक सुपाइन पोजीशन विद बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी को अपन क्या करते हैं, एलिवेट रखते हैं पिलो के ऊपर। सीटिंग पोजीशन के अंदर को अवॉइड करना है हमें, सीटिंग पोजीशन। ठीक है, ये ठीक है, वॉकिंग स्लोली इन द होल, बट इससे भी ज़्यादा हमारा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन बेड रेस्ट करवानी ऐसे पेशेंट को जब तक हम उस क्या करें, उस थ्रोम्बस के ऊपर हम या तो उसको निकाल दे नहीं, या फिर अपन उसका थ्रोम्बस को अपन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देके अपन उसको ट्रीट नहीं करते। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बेड रेस्ट विद अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एलिवेटेड। इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं यहीं पे। और क्लास के रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट वगैरह हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव अ थंब टू अस। एंड हमारी टेस्ट सीरीज भी चलाई जा रही है आरएनसीसी के ऑफिशियल ऐप पे, तो आप उसको भी जाके बाय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।